अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान में इंतखाबी इत्तेहाद के लिए पहुंची, लेकिन जिन सियासी जमातों से इत्तेहाद की प्लानिंग थी उन्हीं की 30 मुमताज़ सियासी शख्सियात को अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी, जिन्होंने हामी भी भर ली है। अब 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कोयटा में यौम तासीस करने जा रही है। पीपल्स पार्टी भी पुरुमीद है कि बलूचिस्तान में वो अपनी पोजीशन को मजीद बेहतर बना सके। सवाल हम पैनल के सामने ये रखेंगे कि क्या बलूचिस्तान में सियासी सरप्राइज हो गया है। पैनल में हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब। आगाज़ करेंगे डिस्कशन का मज़हर अब्बास साहब आपसे। क्या लगता है आपको कि क्या बलूचिस्तान में सियासी सरप्राइज हो गया है? देखिए, एक ज़माने में पंजाब के बारे में ये कहा जाता था कि रातों रात असम्बली तब्दील हो जाती है, और हमने 90s में देखा भी, मंजूर भट्टो साहब का गालिबन पीरियड था, रातों रात जो है वो वफादारियाँ तब्दील हो जाती हैं। हमने पाकिस्तान की सियासत में ख़ास तौर पे 80 की दहाई के बाद बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो बड़ी अफसोसनाक है। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में आप देखें कि कोई सियासी जमात जो है, सब के सब सियासी जमातें एक ही हुकूमत का हिस्सा बन जाती हैं। सब के सब सियासी लीडरान रातों रात किसी एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। किसी भी बलूचिस्तान सबसे ईज़ी गोइंग असम्बली बन गई है कि आप जब चाहें, अभी ये जिस तरह आपको सरप्राइज़ नहीं होगा कि अगर कल जरदारी साहब वहाँ पहुँचे और जो लोग आज मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं वो कल जरदारी साहब के साथ शामिल हो जाएं, तो मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। तो बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स जो है मॉरली और एथिकली, मैं बलूचिस्तान असम्बलीज़ की बात कर रहा हूँ, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है बलूचिस्तान की, वो बहुत नीचे आई है। और ज़ाती तौर पे जो बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो आप इससे ही अंदाज़ा करें कि ज़्यादातर इलेक्टेबल्स पर गुजारा होता है। हर सरदार अपनी जगह पे इलेक्शन जीत जाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी एज सच बलूचिस्तान में ऐसी नहीं है कि जो एज एन ऑपोजिशन खड़ी रह पाए। वो बड़ा मसला होता है। बाद औक़ात तो ये होता है कि पूरी असम्बली ही हुकूमत में शामिल हो चुकी होती है। तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में कभी भी कोई चीज़ सरप्राइज़ नहीं होगी। आज मुस्लिम लीग नून के साथ 30 के करीब पॉलिटिशियन, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, BNP से हो, JUI से हो, XYZ से हो, या वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे या वो हुकूमत में शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि बलूचिस्तान की पार्लिमानी सियासत में नज़रियात ख़त्म होते जा रहे हैं, नज़रियाती सियासत ख़त्म होती जा रही है। और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि जो सूबा जहाँ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मामलात हैं पॉलिटिकली भी और अदरवाइज़ भी, वहाँ की असम्बली और वहाँ के सियासतदानों की हालत ये है कि रातों रात मुस्लिम लीग के हो जाते हैं, रातों रात बाप के हो जाते हैं, रातों रात पीपल्स पार्टी के हो जाते हैं, और या सब मिलकर एक हुकूमत बनवा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस को, बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को, और जो लोग बलूचिस्तान की सियासत को बेहतर समझते हैं, उन्हें इस तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि बलूचिस्तान की पॉलिटिकल डिक्लाइन जो आया है वो मेरा ख्याल है बहुत तशवीशनाक है। शहजाद, आपको क्या लगता है, एक तो बुनियादी सवाल कि क्या बलूचिस्तान में सियासी सरप्राइज़ हो गया है, और जो मज़हर साहब बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में नज़रियाती सियासत ख़त्म हो गई है, आपको भी लगता है? जी, बलूचिस्तान आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स का गढ़ रहा है। माजी में भी आप देखें कि जो पार्टी हुकूमत बनाती है और जिसके आप कह सकते हैं कि जो मुख्तदर हलकों के करीब होती है, उसके लिए ज़्यादा आसान रहता है बलूचिस्तान में या तो एक मखलूत हुकूमत बनाना, या आप ये देखते हैं कि जो हवाओं का रुख देखते हुए बहुत सारे इलेक्टेबल्स हैं वो उस पार्टी का रुख करते हैं जो उनको पता है कि पावर में आ सकती है। तो ये कहना मेरे ख्याल से गलत तो नहीं होगा कि पावर पॉलिटिक्स के साथ साथ बलूचिस्तान के जो इलेक्टेबल्स हैं वो मूव करते हैं, जैसे हमने देखा है साउथ पंजाब में भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्टी के वोट से ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से एक इंडिविजुअल की हैसियत रहती है। इस मरतबा भी 16 सीटें हैं कौमी असम्बली की बलूचिस्तान में, और कोशिश मेरे ख्याल से यही थी नून लीग की कि कुछ वहाँ पे अलायंसेस बन जाए, कोई कंसेंसस हो जाए। तो उस पर अब तक कोई इतलात तो नहीं आई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी कबल वक्त भी हो सकता है। आगे जाके शायद आप देखें कि कोई इलेक्टोरल अलायंस भी बन जाए, और अगर मेरे ख्याल से नहीं भी बनता है तो कुछ लोग तो शामिल हो चुके हैं, लेकिन अगर बाप पार्टी होती है या कोई और पार्टी है, नेशनल पार्टी, तो मुमकिन तौर पर अगर मियाँ साहब को जरूरत पड़ेगी सीट्स की, अगर वो इस पोजीशन में होते हैं कि हुकूमत बनानी है, तो मेरे ख्याल से वो पार्टीज भी उनको सपोर्ट करेंगी। तो सरप्राइज की तो मेरे ख्याल से बात नहीं है। ये मुझे अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता कि डायनेमिक्स किस तरफ जा रहे हैं, और सूबाई हुकूमत कौन बनाएगा बलूचिस्तान में। स्प्लिट मैंडेट ही होता है नॉर्मली, और वही शायद देखा जाए।
लेकिन कौमी असेंबली में जो 16 नशिस्तें हैं उसमें से मुझे लगता है कि अगर इंडिपेंडेंट होंगे या बाप पार्टी के साथ होंगे या किसी और के साथ होंगे तो इन दी एंड वो जाके मिलेंगे तो नून लीग के साथ। जो साबिक आपके चीफ मिनिस्टर भी हैं बाप पार्टी के, वो भी पहले कुछ मुलाकातें कर चुके हैं नून लीग के रहनुमाओं से। तो मेरे ख्याल से शायद इट्स टू अर्ली टू से कि कंसेंसस नहीं हुआ है, आगे जाके शायद हो भी जाए। और अगर प्री इलेक्शन अलायंस नहीं बनता तो पोस्ट इलेक्शन ये मुमकिन है कि जमातें नून लीग को सपोर्ट करें, अगर नून लीग इस पोजीशन में हो कि वो हुकूमत बना सकते हैं वफाक में। सही। फ़खर दुरानी साहब, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जैसे ये अभी शहजाद साहब ने कहा कि बलूचिस्तान की जो टोटल आप अगर कौमी असम्बली की नशिस्तें देखें तो 16 हैं। ये अगर इसको ओवरऑल जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें देखें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता मेरे ख्याल में कि 16 नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून इतनी ज़्यादा तगोदो करेगी, क्योंकि उसमें मौलाना फजल रहमान का भी बहरहाल एक शेयर है जो पख्तून बेल्ट है, ख़ासतौर पर योब है, किला सैफुल्ला है, ये इस तरह के जो इलाके हैं उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का भी असर व रसूख है। और जो PMLN और मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टनरशिप अगर आप माजी में देखें तो मेरा ख्याल है कि ये उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये मैं नहीं समझता कि जो बलूचिस्तान में जो सियासत का जो महवर होगा ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से, ख़ासतौर पे ये जो अभी हालिया बलूचिस्तान के कुछ इलेक्टेबल्स ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत किया है उसकी वजह से। लेकिन इसको अगर आप देखें कि ये पिछले 2 या 3 इलेक्शन से जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये एक तासुर के आप जितने भी इलेक्ट होके आ रहे हैं बलूचिस्तान से वो ज़्यादातर प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट अब जो जितने भी इलेक्टेबल्स आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो नून लीग की कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह की कोई जो है वो पार्टनरशिप का बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये समझ आता है। लेकिन अगर इसको फिर आप देखेंगे बिगर जो कॉन्टेक्स्ट में या पिक्चर में, तो उसमें फिर आपको जितनी भी ये सियासी जमातें हैं, असल जो मैदान लगना है वो पंजाब में है, जहाँ पे 141 जो सीटें हैं कौमी असम्बली की, उसी तरह सिंध में भी 61 है। मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर पे तो ये इन्होंने जो जेस्चर दे दिया है बलूचिस्तान जाके कि ये मुख्तलिफ अमायदीन भी मिल रहे हैं, लेकिन जो असल सियासत का महवर होगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी के दरमियान हो, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI को भी अगर फ्री हैंड दिया गया तो ये पंजाब ही असल मैदान जंग बनेगा जो आने वाले इलेक्शंस होंगे। बलूचिस्तान में बहरहाल ये एक सिंबॉलिक जो है उन्होंने नून लीग ने ये इशारा दिया है कि जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं वो अब जो नून लीग के साथ शामिल हो रहे हैं। सही। भट्टी साहब, आपने तीनों तज़ियाकारों की राय जानी और जिस तरह मज़हर साहब ने भी बात की कि आपको भी लगता है कि बलूचिस्तान में नज़रियाती सियासत ख़त्म हो रही है, और मज़हर साहब ने तो ये भी कहा है कि कुछ पता नहीं जो आज नून लीग में गए हैं वो कल को पीपल्स पार्टी में चले जाएं, तो आपको भी यही लगता है? जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए, सॉरी जनाब स्पीकर, नज़रियाती सियासत बलूचिस्तान से तो कभी बलूचिस्तान में तो कभी अगर थी तो मैं तब नहीं था, लेकिन नज़रियाती सियासत पूरे पाकिस्तान में मुझे बता दीजिए कहाँ मौजूद है। जनाब स्पीकर, ये जो मुस्लिम लीग नून गई है बलूचिस्तान, ये नज़रियाती सियासत करने गई है? अगर वहाँ से नज़रिया उठ गया है तो ये किस नज़रिए से वहाँ गए हैं? 27 मार्च 2021 दुख्तरे कायद, मेरे महबूब कायद की दुख्तरे कायद मरियम नवाज साहबा फरमाती हैं, ये तब की बात है जब पीपल्स पार्टी ने बाप से 4 वोट लिए थे। एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। इस बाप के वोट जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अगर आपने बाप की ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए, जो बहुत ढिठाई से, बहुत एक्सपोज होकर ताबेदारी करता है। अगर मैं और मियाँ साहब अपने असूल कुर्बान कर दें तो हम भी पूरे पाकिस्तान पर भारी हो सकते हैं। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून ने बाप से हाथ मिला लिया, बल्कि बाप को गले लगा लिया, बल्कि बाप की ताबेदारी कबूल कर ली, इमरान खान की पैरवी भी कर ली, ढिठाई से एक्सपोज भी हो गई मुस्लिम लीग नून, असूल भी कुर्बान हो गए, ताबेदारी भी हो गई, और आज मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब ये सब कुछ करके पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ गए हैं। जनाब स्पीकर, हमारे जो आजकल
नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद की आनियों जानियों से जिनकी कांपें टांग रही हैं वो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं, अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बुरा होगा। नहीं सर, आज बुरा नहीं है, क्योंकि आज अपने फ़ायदे में है। अपने फ़ायदे में जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। अदालत वही अच्छी जो हमारे हक में फ़ैसला दे, फ़ौज वही अच्छी जो हमारे साथ खड़ी हो, और नैब वही अच्छा जो हमारे मुखालफिन को पकड़े, FIA पुलिस वही अच्छी जो हमारे मुखालफिन को फैंटियाँ लगाई, जेलें वही अच्छी जिसमें हमारे मुखालफिन हों, मुकदमे वही सच्चे जो हमारे मुखालफिन पर हों। जनाब स्पीकर, शहजाद साहब बैठे हैं, इनके ही प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे बाप पार्टी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, और ये कब फरमा रहे थे? ये 26/3/2021 को, मार्च में ही 2021 को बाप पार्टी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। बाप वाले इस्टेब्लिशमेंट से NOC लिए बगैर कहीं नहीं जाते। अगर पीपल्स पार्टी ने PDM को क्रॉस करके बाप पार्टी से अलायंस कर लिया है तो PP ने PDM का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। जनाब स्पीकर, मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, यही होना था, यही हुआ। मज़हर अब्बास साहब की बात कि बलूचिस्तान की सियासत कमाल की मार्केट है, मैं वहाँ मंडी नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे बलूचिस्तान से प्यार है। ये वडेरे, ये सरदार, ये जगीरदार, ये वडेरे, ये बलूचिस्तान की सियासत के ये जो हीरे हैं, कमाल के लोग हैं। जिस पार्टी पर बहार आए, जो पार्टी इख्तिदार में आए या आने का चांस हो, ये सब परिंदे गौल दर गौल इसी की तरफ उड़ान भरते हैं, इसी की तरफ देखते हैं, इसी की तरफ चलते हैं। जनाब स्पीकर, अच्छे अच्छे दाने नून लीग ले गई है मंडी से, मार्केट से, बचे कुचे दाने पीपल्स पार्टी ले जाएगी। वैसे वक्त कितना जालिम है, आखिर में बात करूंगा जनाब स्पीकर, वक्त कितना जालिम है, वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। वो बलूचिस्तान जहां जरदारी साहब कहा, बताया गया, सुनाया गया और हमारे सामने हुआ, एक फूंक से जरदारी साहब ने बलूचिस्तान हुकूमत गिरा दी, बदल दी। अब वहां जरदारी साहब की फूंकें क्या, सांसें कांप गई हैं, सांसें फूल गई हैं, और वहां मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फाते की तरह वहां इस वक्त कदम फरमा कर बैठे हैं और वहां से निकलेंगे। शहजाद, आप कुछ ऐड करेंगे? हाँ, देखिए, दो बातें बड़ी भट्टी साहब ने बड़ी अहम की हैं। एक तो ये तमाम इत्तेहादी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, चाहे उसमें GDA हो, MQM पाकिस्तान हो या बाप पार्टी हो, उसके हवाले से उस वक्त की अपोजिशन बिलखसूस नून लीग ये इल्ज़ाम लगाती थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं 2022 में। लेकिन जैसे ही जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का फैसला होता है, ये तमाम पार्टीज़ जो हैं वो नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी और JUF के साथ आके मिल जाती हैं। इस वक्त उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि किसके कहने पे चलती हैं। आज उन्हीं पार्टीज से प्री इलेक्शन अलायंस बन रहा है। आमतौर पे आप देखते हैं कि पार्टी जब इलेक्शन जीत जाती हैं फिर वो कोशिश करते हैं कि अगर अलायंस की ज़रूरत है तो आप इत्तेहाद बनाते हैं। लेकिन यहाँ MQM के साथ ऑलरेडी एक प्री अलायंस में जा चुकी है नून लीग। इंटीरियर सिंध के हवाले से JUIF और GDA के साथ शायद वो इश्तराक करें, और हो सकता है आगे जाके बाप पार्टी भी नून लीग के साथ मिल जाए। तो ये वही पार्टीज हैं जिनके हवाले से नून लीग ये इल्ज़ाम लगाती थी कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई हैं। तो या तो नून लीग जानबूझ के ये सिग्नल देना चाह रही है, बताना चाह रही है कि इस दफ़ा हवाओं का रुख हमारे साथ है, लिहाजा हमारा वोटर जो है वो ज़्यादा मोबिलाइज हो, वोट देने के लिए निकले। लेकिन ओवरऑल जो ऑब्वियसली मियाँ साहब की पॉलिटिक्स है, जिस पे आपने देखा कि खबरें ये भी आ रही है कि मियाँ साहब बड़े परेशान है इस हवाले से कि जो तासुर जा रहा है मेरे बारे में, वो ये जा रहा है कि मैं एक लाडला हूँ और मैं सिलेक्टेड हूँ, और इससे वो बड़े परेशान है। वो चाहते हैं कि इसके हवाले से कोई काउंटर नैरेटिव हो। मेरे ख्याल से जिस तरह के अलायंसेस बना रहे हैं उससे ये जो परसेप्शन है ये ज़्यादा मजबूत होता है। दूसरा, ये एक और अहम बात जो भट्टी साहब कर रहे हैं, हमारी सियासी पार्टीज माजी से कुछ सीखी नहीं है। ये जो बाप पार्टी बनी थी इनमें ज़्यादातर वो लोग थे जो कि नून लीग में शामिल थे, और ये नून लीग से अलग हुए। सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो इन्हीं के चीफ मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने वाले थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये नून लीग से निकले हुए लोग उन्होंने बाप पार्टी बना ली। तो यानी कि हमारे और उस वक्त ये जरदारी साहब ने भी कहा था कि मैं असेंबली गिरा के दिखाऊंगा, और फिर उन्होंने कहा मैंने गिरा के दिखाई। लेकिन ये जो बड़ी पार्टीज़ हैं इनको कम से कम ये माजी से सबक सीखना चाहिए कि अगर इस तरीके से आप पार्टी में लोग शामिल करेंगे तो जब वक्त आएगा ये आपको छोड़ के भी उसी तरीके से जाएंगे। जैसे कि 2018 में बलूचिस्तान हुकूमत गिरी नून लीग की, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग शामिल हुए या जो उनके इत्तेहादी थे, वक्त आया वो निकल गए। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को जब इख्तिदार नजर आ रहा था उस वक्त ये असूल जो आप बात कर रहे हैं नजरिए की, नजरिया अब हम खाली बलूचिस्तान पे
क्यों अप्लाई करें? यहाँ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका आपको कोई बाकायदा नजरिया नजर आता है? मुझे तो नहीं आता। एक शहबाज शरीफ साहब जहाज लेके जाते हैं और सारा नजरिया पार्टी का जो है, सारा स्लोगन जो है वो बदल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बलूचिस्तान के हवाले से कहना है तो सिर्फ ज्यादती होगी, लेकिन ये पार्टीज को समझना चाहिए, खासतौर पर जो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, कि जो मौसमी परिंदे, जो सियासी परिंदे होते हैं, वो आते हैं तो बड़ी आसानी से है जब आपके वक्त अच्छा चल रहा हो, लेकिन निकल भी उतनी आसानी से चले जाते हैं। साहब जो शहजाद बात कर रहे हैं, और वही बात कि उमूमन इलेक्शन के बाद देखा जाता है, लेकिन ये इलेक्शन से पहले जो कुछ हो रहा है, और स्पेसिफिकली बलूचिस्तान में, आपको लगता है नून लीग ने पीपल्स पार्टी के लिए बलूचिस्तान में मुश्किलात खड़ी कर दी? देखिए, इलेक्शन से पहले ही होता है। 2018 में भी इलेक्शन से पहले ही हुआ। ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, और वो डेवलपमेंट ये थी कि जब 2013 में मियाँ साहब इलेक्ट होकर आए थे, तो उन्होंने एक अच्छा साहिब पॉलिटिकल फैसला किया था जब उन्होंने एक कौम परस्त जमात के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक को चीफ मिनिस्टर बनाया। मियाँ साहब तो 5 साल के लिए उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन सनाउल्लाह ज़हरी साहब के एतराज़ के बाद फिर ये तय हुआ कि 2.5 साल दोनों रहेंगे। तो वो एक अच्छा साहिब फैसला था। बलूचिस्तान के, इसलिए मैं बात करता हूँ कि बलूचिस्तान की एक हिस्ट्री है, एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की एक हिस्ट्री है बलूचिस्तान की। 70 से ले लें, उससे पहले से ले लें, नेशनल अवामी पार्टी के ज़माने से ले लें, कौम परस्त सियासत के हवाले से ले लें, जो 70s में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ उसके हवाले से ले लें, उसके बाद जो रेजिस्टेंस हुई उसके हवाले से ले लें। इसीलिए आज सबसे ज़्यादा लोग जो लापता हैं वो बलूचिस्तान से लापता हैं। इसलिए बलूचिस्तान ज़्यादा सेंसिटिव है। इसलिए बलूचिस्तान में सियासत अगर इस तरह की होगी जिस तरह की सियासत हो रही है, तो बलूचिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। ये वो लोग जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये वो लोग जो जब कोई मसला आता है तो वो इस्लामाबाद की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। एक तो ऑलरेडी जो बलूचिस्तान के हुकूक हैं वो उस तरह उनको नहीं मिल रहे। तो बलूचिस्तान की सेंसिटिविटी को समझें। उधर जाके जब ये इस तरह की पॉलिटिक्स होती है, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो सरदार हैं, वहाँ के ये जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करते हैं, वो जब इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं तो बलूचिस्तान के नौजवानों का गुस्सा बढ़ता है, क्योंकि वो बलूचिस्तान के हुकूक की बात नहीं कर रहे होते, वो लापता अफराद की बात नहीं कर रहे होते, वो बलूचिस्तान के वसाइल की बात नहीं कर रहे होते। आप देख लें कि बलूचिस्तान में जो हमने ये जिस तरह की वफादारियाँ तब्दील हुई हैं, बलूचिस्तान का एथनिक इशू देख लें, बलूचिस्तान का सेक्टेरियन इशू देख लें, बलूचिस्तान का नेशनलिस्ट इशू देख लें, गवादर के मामलात देख लें, बलूचिस्तान में टेररिज्म के वाक़यात देख लें, और उसके बाद हमें ये पॉलिटिक्स जब नज़र आए बलूचिस्तान के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मसला है। इसलिए बलूचिस्तान में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कौमी सतह पे अपनी पॉलिटिक्स करती हैं, वो जिस तरह की सियासत कर रही हैं, और दूसरे लोग जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, गैर सियासी लोग, वो बलूचिस्तान को सियासी इस्तेकाम नहीं दे रहे, बल्कि बलूचिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल रहे हैं। फ़खर, आप किस तरह कंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन को, और क्या आपको लगता है अगली हुकूमत में बलूचिस्तान के अरकान का किरदार बहुत अहम होगा? मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के अरकान का किरदार आप पिछले 2 इलेक्शन से देख लें, बड़ा अहम रहा है। लेकिन उससे मज़ीद थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जो हमारी सियासी जमातें जो हैं, ये बिल्कुल शहजाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये मैच्योर नहीं हो सकी, अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीख सके। अगर आप देखें कि 2018 में जब ये नून लीग के बंदे तोड़े जा रहे थे, तो उस टाइम ये नून लीग ने रोना पीटना शुरू कर दिया था कि हमारे बंदे ज़बरदस्ती तोड़ के PTI में शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन उसी वक्त PTI जो थी वो ये शादियाने बजा रही थी कि विकटें गिर रही हैं नून लीग की। इमरान खान हर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ट्वीट्स भी करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते थे कि नून लीग की विकटें, मजीद विकटें गिर रही हैं। ये उस टाइम जो है वो PTI खुश थी। अब जो है वो मुस्लिम लीग नून में मजीद जब बंदे आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी जमात से आ रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून खुश है। लेकिन ये अपने माजी से नहीं सीखे कि 2018 में नून लीग को जो छोड़ गए थे वो PTI में आए, और जो PTI में आए वो अब PTI को छोड़ के दोबारा नून लीग में जा रहे हैं। ये पार्टीज के अंदर ये जो इलेक्टेबल्स का एक मेरा ख्याल है, ये जब तक नहीं ख़त्म होगा एक सिलसिला, तब तक ना पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो मजबूत हो सकती है, और ना ही जमहूरी इदारे जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर सकेंगे, चाहे वो लेजिस्लेशन के हवाले से हो या ओवरऑल जो मुल्क की जो तरक्की है उसके हवाले से कोई किरदार अदा किया जा सकता है। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे मज़हर साहब भी कि बलूचिस्तान के जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ कभी भी जो उनके नुमाइंदगान हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं, वो कभी भी अपने इन जो मसाइल हैं, लोगों
के, अवाम के, वो उनको नहीं उठाते। और यही जो इलेक्टेबल्स हैं, आप चाहे वो जनूबी पंजाब के देख लें, इंटीरियर सिंध के देख लें या बलूचिस्तान के देख लें, उनकी सर्वाइवल ही और उनकी सियासत ही इसी चीज़ पे है कि वो ये जो पावर पॉलिटिक्स है वो खेलते रहेंगे और अवाम उनसे कोई कभी सवाल नहीं पूछ सकती और ना ही वो चाहते हैं कि कोई अवाम उनसे सवाल पूछे। यही वजह है, मेरा ख्याल है कि जो हमारी सियासी जमातें हैं, अगर ये बहुत जल्द ना सीखी और ये इलेक्टेबल्स को जो है उन्होंने रिजेक्ट ना किया, तो मैं समझता हूं कि ये जो हमेशा हर इलेक्शन से पहले एक सियासी जमात मार खाएगी, दूसरी जमात खुश होती रहेगी। जनाब स्पीकर, एक बात सिर्फ एक जी भट्टी साहब। जनाब स्पीकर, सादक संजरानी साहब चेयरमैन बने थे तो मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि लो जी इस्टेब्लिशमेंट का मोरा बन गया, लो जी ये तो जमहूरियत की शिकस्त हो गई, लो जी आज इस्टेब्लिशमेंट जीत गई। गुज़श्ता रोज़ जनाब स्पीकर सादक संजरानी भी मौजूद थे, मुस्कुराहटों के तबादले भी हुए, हाथ भी मिलाए, गले भी लगे। अब क्या कहा जाए जनाब स्पीकर, एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कहना चाहता। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं कि IMF की MD का बयान जो आज सामने आया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ डील के बहुत करीब हैं, पाकिस्तानी हुक्काम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। दूसरी जानिब सेनेटर रज़ा रब्बानी ने दावा किया है कि IMF का मकामी स्टाफ मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से यकीन दहानी मांग रहा है। उन्होंने निगरां हुकूमत IMF से मुलाकातों की तफसीलात सेनेट में पेश करने का मुतालबा किया है। निगरां वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर जहांज़ेब खान का कहना है कि IMF ने SIFC से मुतालिक कई सवालात उठाए हैं। IMF ने सरमाकारी में शफाफियत और एहतसाब का पहलू मद्देनजर रखने पर जोर दिया है और सरमाकारी में तरजीही रियायत या सलूक ना बरतने का भी मशवरा दिया है। सवाल कुछ यूँ है कि क्या रज़ा रब्बानी का मुतालबा दुरुस्त है? आपसे आगाज़ करेंगे शहजाद। देखिए, इसमें तो कोई मजायका नहीं है कि डिटेल्स जो है वो पार्लियामेंट के सामने आनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जिस मामले पे वो इतना हसास हो रहे हैं कि IMF डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहा है पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्रीज़ को और उनसे अश्योरेंस मांग रहा है कि जो एक्सटर्नल गैप होगा क्या आप उसको पूरा करेंगे। मुझे नहीं लगता ये पहली मर्तबा हो रहा है और इसका मामला सिर्फ केयर टेकर से है कि कमज़ोर केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसलिए जो है IMF उनसे रब्ता कर रहा है। जहाँ तक मुझे याद है, जब मिफ्ता इस्माइल साहब डील कर रहे थे IMF से और उसके बाद इसाक डार साहब डील कर रहे थे और एक्सटर्नल गैप का मामला था और पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि हमें फ्रेंडली कंट्री से पैसे मिल जाएंगे और IMF कह रहा था कि आप पहले उनसे एश्योरेंस लेकर आएँ, तो मुझे जहाँ तक याद है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उस वक्त भी राब्ता डायरेक्टली IMF ने उन कंट्रीज से किया था, अश्योरेंसेज मांगी थी उनसे कि क्या आप पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये राब्ता पहली मर्तबा है और केयर टेकर हुकूमत के होने की वजह से हो रहा है। एक ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान और IMF के दरमियान रहा है, क्योंकि जो उन्होंने हमें शराइत दी थी, जो कंडीशंस थी, वो कभी हमने पूरी नहीं की, कभी हमने देर से पूरी की, कभी हमने मिस कमिटमेंट की। तो इसीलिए जो पाकिस्तान के माली हालात इतने ख़राब हो गए थे, रिजर्व्स कंडीशन हमारी ये थी कि हम डिफ़ॉल्ट कर सकते थे, तो IMF अश्योरेंस चाहता था और अब भी चाहता है कि जो एक्सटर्नल गैप हमारा होगा वो हमारे दोस्त ममालिक पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल से उन्होंने डायरेक्टली रब्ता किया है हमारे जो पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे। लेकिन अच्छी मेरे ख्याल से खबर ये है कि इतना कंसर्न नहीं है, इस मर्तबा कोई ऐसा हर्डल नहीं है और जो टास्क या जो कंडीशंस थी वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है अपनी पहली सहमाई में मुकम्मल कर चुकी है। मेरे ख्याल से कुछ और मुतालबात हैं कि टैक्स टू GDP आपने बढ़ाना है, किस तरीके से आपने रियल स्टेट सेक्टर पे और रिटेलर्स पे फिक्स टैक्स लगा के अब उस टैक्स नेट को बड़ा करना है। हाँ, SIFC वाला मामला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान ने जब SIFC का ये फोरम बनाया था तो उसका मकसद ये था, ये एक वन विंडो ऑपरेशन होगा जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाहता, वो रेड टेबलिज्म में मसला हो जाता है, सूबाई कॉन्फ्लिक्ट कुछ और है, वफाक से मामला कुछ और है, इसलिए एक स्मूथ वन विंडो ऑपरेशन होगा जो SIFC इन्वेस्टर्स को देगा। लेकिन इसके पीछे कुछ इस तरह की भी बातें थी कि कुछ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो ये चाह रहे थे कि एक वन विंडो ऑपरेशन तो हो, लेकिन हमें कुछ चीज़ों में बिडिंग में नहीं जाना, हमें डायरेक्टली एसेट्स परचेज करने हैं। और उस हवाले से नून लीग की जो मखलूत हुकूमत थी उन्होंने एक बिल भी पास किया था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए प्रोसेस को जो है आसान बनाया जाएगा। तो इस पे ऑब्वियसली एक सवाल तो ये उठ रहा था कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी और इसका अकाउंटेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे उल्टा एक मकसद ये भी था कि हमारे अब ब्यूरोक्रेट्स अक्सर जो है वो
फाइलें आगे प्रोसेस नहीं कर रहे होते, वो खुद इस खर्चे में होते हैं कि शायद बाद में कोई नैब का केस ना बन जाए या कोई और मामला ना हो जाए। तो SIFC उसको चीज़ को अश्योर कर रहा था उल्टा कि ये ऐसे मामला नहीं होंगे, क्योंकि ये फोरम जो है वो सारे डिसीजंस लेगा। बट इस पे भी ये बात दुरुस्त है कि ट्रांसपेरेंसी जितनी हो वो बेहतर है। बट मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो हम पूछ रहे हैं और आने वाले वक्त में होगा कि SIFC जिस मकसद के लिए बनी थी वो मकसद कितना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कल भी मैंने किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल का ये बयान सुना है कि $70 बिलियन पाकिस्तान में आने वाले हैं। तो अगर $70 बिलियन आने वाले हैं तो कब आने वाले हैं, किस मद में आएंगे, ये फिगर्स कोट कर देना बड़ा आसान होता है, लेकिन हमें रियलिस्टिकली देखना है कि क्या हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस लिहाज की है, क्या सियासी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से इन्वेस्टर पाकिस्तान आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से जो टेस्ट होगा वो यही होगा कि SIFC कितने पैसे दोस्त ममालिक से अट्रैक्ट कर सकता है। सही। फ़खर, आपको क्या लगता है IMF के MD का जो बयान है कि पाकिस्तान के साथ एक तो डील के बहुत करीब है, लेकिन रज़ा रब्बानी ने दावा किया है कि IMF का मकामी स्टाफ मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से यकीन दहानी मांग रहा है और उन्होंने निगरां हुकूमत IMF से मुलाकातों की तफसील जो है वो सेनेट में पेश करने का मुतालबा किया है। क्या ये मुतालबा दुरुस्त है? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है रज़ा रब्बानी साहब का। एक तो उसकी वजह ये है कि जितने भी पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स हैं उनका ये राइट बनता है कि उनकी जो हुकूमत किसी भी बैरून मुल्क से मुआहदे कर रही है, कर्जे ले रही है या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आप जो है एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, तो ये जो टैक्स पेयर्स हैं उनका जानना ये राइट बनता है कि ये क्या क्या हमारी हुकूमत हमारे बिहाफ के ऊपर ये मुआहदे कर रही है। दूसरा, आपको मैं थोड़ी सी अगर एग्जाम्पल्स दूँ कि जब मुस्लिम लीग नून ने पावर प्लांट्स लगाए थे तो उसके बाद ये भी जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने सवाल उठाए कि इन्होंने बहुत ज़्यादा महंगे टैरिफ के ऊपर पावर प्लांट्स लगाए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी सियासी हुकूमत हो या ये जो निगरान हुकूमत है, जब तक ये मामलात या मुआहदे जो हैं वो शफाफियत को या ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर नहीं कराएंगे, ये इसी तरह के सवालात उठते रहेंगे और इसी तरह जो कॉस्टली भी मुआहदे अगर होते हैं तो वो उसके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा से रेज होते रहेंगे। उससे जो बचने का तरीका है एक तो यही है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ये जितने भी एग्रीमेंट्स हों वो पब्लिक कर देने चाहिए। दूसरा, इसमें जो एक रीज़न और है, जैसे कि शहजाद साहब ने भी अभी बताया कि जो $70 बिलियन के हवाले से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है और जो सऊदी हुकूमत है वो ये इन्वेस्टमेंट ला रही है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड फिगर है। उसमें जो मीडिया की भी रिपोर्ट थी, कल मैं देख रहा था, जो $70 बिलियन के हवाले से है कि उसमें एक $10 अरब की ऑयल रिफाइनरी लगानी है। अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान में जितने भी ये जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें जो आप इसमें EPC मॉड के तहत ये जो ऑयल रिफाइनरी लगनी थी, यानी इंजीनियरिंग प्रोसेस जो कंस्ट्रक्शन मॉड के थ्रू। अब ये जो मॉड है, इस EPC मॉड है, उसमें 30% जो है वो आपकी इक्विटी होगी जो सऊदी अरब की तरफ से, जबकि 70% लोन होगा। अब 30% जो $10 बिलियन का है वो उसमें यानी $3 अरब है, लेकिन जो मैंने ये सुना है कि उसमें से भी सऊदी हुकूमत ये कह रही है कि 50% पाकिस्तान लगाए, 50% हम लगाएंगे, यानी टोटल जो है $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन उसको जो है वो $10 बिलियन वो कहा जा रहा है, 7 अरब जिसमें से लोन होगा। तो ये इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या कोई भी बैरून मुल्क से पाकिस्तान में सरमायाकार आता है तो वो सबसे पहले जो आपकी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखता है और जो सरमायाकारी करने के हवाले से पाकिस्तान इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क के ऊपर रेट किया जाता है। यानी कोई भी सरमायाकार आएगा तो वो सबसे जो पहले है वो अपफ्रंट जो टैरिफ है वो मांगेगा। जब अपफ्रंट टैरिफ मांगेगा तो वो ये इंश्योर कराना चाहते हैं कि 5 से 10 साल में जो उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ताकि वो पूरी हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई नहीं पता होता, हर 2 से 3 साल बाद हुकूमत तब्दील होती है। जब हुकूमत तब्दील होती है तो पॉलिसीज भी तब्दील होती हैं। आपने CPEC के हवाले से देख लिया, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो CPEC की जो रफ्तार थी वो तेज थी, PTI की हुकूमत आई तो उसकी रफ्तार यही बात मज़हर अब्बास साहब से भी जानने की कोशिश करते हैं। मज़हर साहब, एक तो IMF की MD का बयान, फिर रज़ा रब्बानी का मुतालबा, और फिर आपको क्या लगता है क्या मुआशी मैदान में निगरां हुकूमत के जो अब तक इक़दामात हैं वो काबिल इत्मीनान हैं? देखिए, पहली चीज़ ये कि क्यों नहीं मांगे एश्योरेंस, जब हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद एश्योरेंस मांग रही है दीगर ममालिक से। आप देख लें, इससे पहले के बयान देख लें, जब गवर्नमेंट थी, PDM की गवर्नमेंट थी, क्या बयान आते थे, सऊदी अरब से हमें इतना पैसा मिलने वाला है, UAE से हमें इतना पैसा मिलने वाला है। ये बयान क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? जब आप खुद इस तरह के बयान दे रहे हैं तो IMF क्यों नहीं उनसे एश्योरेंस मांगे? क्यों नहीं, जब आप अपने रिजर्व्स
की डिपेंडेंस आपकी जो है वो ये है कि आपको सऊदी अरब से अगर इतने मिलियन डॉलर्स मिल गए, यूएई से मिल गए, दीगर ममालिक से मिल गए, तो आपके रिजर्व्स ऊपर चले जाएंगे, आपकी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी इसमें। तो IMF तो ज़ाहिर है जो आपसे डील कर रहा है वो तो ये एश्योरेंस चाहेगा, लेकिन इस लिहाज से रज़ा रब्बानी का बयान दुरुस्त है कि जो भी है आप एक ट्रांसपेरेंसी तो दिखाएं, आप पार्लियामेंट में बताएं जो भी पोजीशन है कि जो IMF जो उनका बयान है वो दुरुस्त है कि IMF जो है मुख्तलिफ ममालिक से एश्योरेंस मांग रहा है। क्या आपकी इकनॉमिक कंडीशंस ऐसी है कि आप उसके बगैर खड़े हो सकते हैं अपने पैरों पे? ये पूरा एक प्रॉपर स्टेटमेंट आना चाहिए फ्रॉम द इंटरम गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर खुद आके ये बयान दे सकते हैं, लेकिन ये आना बहुत ज़रूरी है। बाकी इंटरम गवर्नमेंट की ज़ाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट की अपनी एक लिमिटेशंस हैं और उससे आगे उनको जाना भी नहीं चाहिए आप। और जब IMF आपसे डील कर रही है तो IMF ये एश्योरेंस ज़रूर चाहेगी कि ये जो डील होगी, ये जो साइन होगी, ये कैरी ऑन होगी, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो इसको कैरी करेगी। ये एश्योरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो ये यकीनन चाह रहे हैं क्योंकि आप खुद डिपेंडेंट हैं कि आपसे कोई इमदाद मिलेगी तो आपकी सूरत हाल बेहतर होगी। मेरा ख्याल है हमारी इकनॉमिक कंडीशन ओवर द ईयर्स काफ़ी डिक्लाइन पे गई हैं। पिछले 16 महीने में जो सूरत हाल बनी है, और इससे पहले भी कोई सूरत हाल आपकी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन 16 महीने में जो सूरत हाल बनी है उसके बाद तो कोई भी आपको पैसा दे रहा होगा तो वो ये तो कहेगा कि यार मैं आपको डोनेशन नहीं दे सकता, मैं आपको इस मद में पैसा दे सकता हूँ, आपको इस मद में पैसा दे सकता हूँ। तो आपके जो दोस्त ममालिक हैं उनके अंदर जब शकू को शुबात हैं तो जाहिर है IMF तो शक करेगा कि आपको ये पैसा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। भट्टी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस तमाम तर मामले पर? जनाब स्पीकर, अजीब मज़े का खेज़ बयान है, अजीब बेतुका बयान है, अजीब बिला जवाज़ किस्म का एक बयान है, हवा में उड़ाई हुई बात, बड़क। जनाब स्पीकर, अच्छी बात है IMF से हमारा मुआहदा हो रहा है, हम डील के करीब हैं, अच्छी बात है, मुआहदा हो जाए। और ये भी ठीक होगा कि IMF मुख्तलिफ सफ़ीरों से यकीन दहानियाँ मांग रहा है। इस जगह पर पहुँचे कैसे हैं रज़ा रब्बानी साहब? क्या आप बात करते हैं कि हम सेनेट में लाएँ तो पेश करें? क्या पेश करें सेनेट में? कभी आप नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के पाँव पड़ते हैं कि IMF से मुआहदा करवा दो, कभी अमरीकी सफ़ीर के पाँव पड़ते हैं कि IMF से मुआहदा करवा दो, कभी वज़ीर आज़म IMF की MD के पीछे मारा फिर रहा होता है। और सेनेट में लाकर क्या करेंगे आप? ये तफसील, आपका पूरा मुल्क IMF चला रहा है, आपका हर काम IMF की मर्ज़ी से हो रहा है, क्या क्या चीज़ लाएंगे सेनेट में आप? जब रज़ा रब्बानी के स्टेट बैंक में मांगे तांगे के पैसे पड़े हों, जब रज़ा रब्बानी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह चुका हो कि हम भिखारी हैं, जब रज़ा रब्बानी के महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी में जकड़े बल्कि नाक तक दल में फंसे हुए 24 करोड़ 60 लाख का हर बंदा 2.5 लाख का मकरूज़ हो, जब रज़ा रब्बानी साहब के मुल्क की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट भिखारी हो कि 90% बाहर गल्फ ममालिक में हमारे भिखारी पाकिस्तानी हैं, जब रज़ा रब्बानी का मुल्क करप्शन, हड़प्शन, नाइलियों का गढ़ बन चुका हो, क्या लाएंगे आप सेनेट में? सेनेट में शाहिद खान अब्बासी साहब के पहले बयान तो लाएं कि आधे से ज़्यादा सेनेटर पैसे देकर बने हैं, वो उस बयान की तो तहकीक कर लें। क्या असम्बली हमारी ने किया है? 55 बिल आते हैं और बिना पढ़े पास हो जाते हैं। आप अगर सेनेट में लाते हैं और कहते हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है, तो आपके पास कोई चॉइस है? ये ना बढ़ के मारा करें, आपकी औकात क्या है? मांगे तांगे पे आप चल रहे हैं, पूरे मुल्क में जग हंसाई बनी हुई है, चौथा बदतरीन पासपोर्ट है ना, 200 इदारे हमारे खसारे में पड़े हुए हैं, हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा, कोई दोस्त मुल्क मुंह नहीं लगा रहा, हमारे फौज बार कोशिशें कर रही है कि कोई पैसे मिले। यानी आपकी तो सियासत फेल हो गई ना। आपके तो सारे आते हैं, आप कोई बलूचिस्तान पहुंचा हुआ है, कोई जेल में पड़ा हुआ है, कोई नारे मार रहा है, तो क्या करना चाहते हैं सेनेट में लाकर? IMF शुक्र करें उसको IMF को पता ना चले, अगर उसको पता चल गया तो वो कहीं इसी वजह से मुआहदा ना मुअत्तल कर दे कि आप हमारे सेनेट में ला रहे हैं। आप जो मांगे तांगे का मिलता है आराम सुकून से खाएं
और जब तक आप भिखारी हैं, अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते, जब तक आप अपने मईशत आपकी बेहतर नहीं हो जाती, सर झुकाकर जिए और कहीं से अगर कुछ मिल जाए तो वो हंसी खुशी कबूल करें। शहजाद, इसी डिस्कशन में आप मज़ीद अगर ऐड ऑन करना चाहें, और मुआशी चैलेंजेस यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा हैं, तो अब तक जो निगरान हुकूमत के इक़दाम हैं आपको सेटिस्फैक्ट्री लग रहे हैं? देखिए, माशी चैलेंजेस तो यकीनन जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए होंगे। अभी तक सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं हुई है, और आप देखेंगे आने वाले वक्त में जो ये एक ओवरऑल स्लो डाउन है मईशत में, उसके असरात लोगों की एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे भी पड़ना शुरू होंगे। तो जो भी हुकूमत आएगी उसको एक और IMF प्लान में जाना पड़ेगा। मतलब ये होगा कि बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, इनमें इजाफा होगा। तो हम एक तरफ तो ये देख रहे होंगे कि जो माशी ग्रोथ है उसमें कमी आ रही है, और दूसरी तरफ महंगाई में इजाफा आ रहा है। तो ये पीरियड तो कुछ अर्सा मजीद ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये जो आपने बात की केयरटेकर गवर्नमेंट, अब मैं यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें तो इस केयरटेकर गवर्नमेंट ने बड़ी इफेक्टिव की है और जल्दी की हैं। मिसाल के तौर पे ये जो पावर सेक्टर के कह रहे थे कि 500 अरब रुपए या 550 अरब रुपए के इकट्ठे नहीं होते, उन्होंने क्रैक डाउन शुरू किया। गालिबन लास्ट मैंने जो चेक किया था 50-60 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी है, लोगों को गिरफ्तार किया है, अपने एम्प्लॉयज़ पे क्रैक डाउन किया है। फिर दूसरी तरफ आपने देखा कि डॉलर जो 308-309 रुपए पहुंच चुका था वो नीचे आया, अब दोबारा पिछले 11 सेशन से ऊपर जाना शुरू हुआ है। तो इस तरह के कुछ, और फिर प्राइवेटाइजेशन में कुछ चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हुई कि PIA के हवाले से फवाद हसन फवाद आके बात कर रहे हैं कि अब हमने सोच लिया है क्या प्लान है। कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये 2-2.5 महीने में इतनी जो एक्टिविटी नज़र आई है आपको, ये उस 16 महीने की हुकूमत में क्यों नहीं नज़र आई जो सिर्फ ये कहते रहे कि PTI ने बेड़ा गर्क कर दिया, हमें डिफॉल्ट के करीब लाके खड़ा कर दिया। मतलब आपको तो एक एक दिन में ये बताना होता है कि व्हाट हैव यू ऑफर्ड, आपने क्या प्रोग्रेस दिखाई है। आप 16 महीने में ये तो बताएं ना कि कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जिसको आपने प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला है, और कुछ ग्रेजुअली कितना काम हुआ है। कोई रोड मैप तो देंगे ना, या 16 महीने सिर्फ आप ये बताते रहेंगे कि नहीं देखिए 1.5 साल तो बड़ा कम होता है, इसमें हम क्या कर सकते थे। आप तो हर हफ्ते की, हर महीने की, हर साल की प्रोग्रेस देंगे। तो जो काम वो जो 16 महीने की हुकूमत नहीं कर पा रही थी, वो डॉलर की को बेकाबू होने पे नहीं रोक पाए, वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कुछ नहीं कर पाए। मतलब ये हमारी जो हुकूमतें होती हैं, और ये सिर्फ 16 महीने की नहीं, इससे पहले PTI की हुकूमत, उससे पहले नून लीग की हुकूमत, ये जो पावर सेक्टर में हम एक क्राइसिस देख रहे हैं, क्यों एक केयरटेकर गवर्नमेंट आके क्रैकडाउन करती है और फिर जो है रिकवरीज भी होती है, ये इलेक्टेड हुकूमतें क्यों नहीं कर सकती। अच्छा, इसका जवाब जब मैंने भी मांगा कुछ नून लीग के लोगों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से, वो कहते हैं कि रियासत इस हुकूमत के साथ है। तो क्या आप ये बताना चाहते हैं कि रियासत आपकी हुकूमत के साथ नहीं थी? क्या रियासत इस वक्त सिर्फ केयरटेकर सेटअप को सहूलत दे रही है? और अगर फैक्चुअली अगर ऐसा है तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो मैं वही कह रहा हूं, इन 2 महीने में जो आपने कुछ हलचल देखी है, कुछ काम होते हुए देखे, इवन ये जो रिव्यू है आप बासानी मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि केयरटेकर गवर्नमेंट के सामने जो टारगेट थे, जो कंडीशंस थी, वो उन्होंने पूरी की है। हमारी ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कर सकती, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कर सकती? मेरे ख्याल से एक बड़ा अहम सवाल है जो हमें पूछना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बाद तो आपको पता है जब ये केयरटेकर सेटअप आई, हमें नहीं पता था ये 6 महीने होंगे, 8 महीने होंगे, साल होंगे, कितने होंगे। तो आपको नजर आ रहा था, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी डिलीवरी बता रहे हैं। लेकिन पिछली हुकूमत जो गई है वो ये बताती रहती है बस 16 महीने हमारे लिए बड़े कम थे, और हमारे लिए जो बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी PTI ने, हम तो कुछ कर ही नहीं सके। साहब आप कंक्लूड कर दें बस। ये जो शहजाद बात कह रहे हैं, मुझे अभी तक शहजाद ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मुझे अभी तक यही लॉजिक समझ में नहीं आई कि मिफ्ता इस्माइल को क्यों हटाया गया था और इसाक डार को क्यों लाया गया था। सिवाय इसके कि इसाक डार मुझसे मिफ्ता इस्माइल, जितने अरसे में मिफ्ता इस्माइल ने काम किया, इसाक डार की डायरेक्ट इंटरफेरेंस रही, उनकी पूरी कोशिश रही कि मिफ्ता इस्माइल फेल हो जाए। ये कौन सी लॉजिक है? इसका जवाब नवाज शरीफ साहब दें, इसका जवाब शहबाज शरीफ दें कि वेदर मिफ्ता इस्माइल वॉज अ बेटर चॉइस और इसाक डार। मिफ्ता इस्माइल जिस तरीके से, देखिए, एक तो मिफ्ता इस्माइल के पीछे कोई एक्सेस बैगेज नहीं था, इसाक डार साहब के पीछे पूरा एक एक्सेस बैगेज है। फिर इसाक डार साहब की परफॉर्मेंस उतने अरसे में जो रही, मिफ्ता इस्माइल के पीरियड में आप देख लें, कोई बहुत ड्रास्टिक रिफॉर्म्स नहीं कर रहे थे, लेकिन कोई ह्यू एंड क्राई नहीं था सच उस तरह का। जो इसाक डार साहब ने आके एक तूफ़ान मचा दिया, और उस तूफ़ान में वो खुद PDM की गवर्नमेंट को ले बैठे। तो ये मुस्लिम लीग नून का मेरे नुक्ता नज़र से बहुत बड़ा फेलियर था, और इसका जवाब शहबाज शरीफ जनाब स्पीकर, भट्टी साहब, टाइम बिल्कुल नहीं है, अगर आप 10 सेकंड में कुछ कह सकें। जी 10 सेकंड में। मैं, शहजाद साहब ने कहा है कि जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा रियासत हमारे साथ है, यानी निगरान हुकूमत के साथ है। बस इतना ही दम खम है।
मंशूर बड़े बनते हैं, नारे बड़े लगते हैं, बड़कें बड़ी होती हैं। रियासत के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप में कोई कैपेबिलिटी नहीं है, आप में कोई अहलियत नहीं है, आपका कोई मंशूर नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद भट्टी साहब, फ़खर दुरानी साहब, मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।